नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत नमक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर हैं। सबसे पहले लेखिका परिचय, संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर, राजस्थान। निधन है 18 दिसंबर सन 1979। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह है ये। प्रमुख सम्मान है सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कहानी लेखिका हैं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। संक्षिप्त पाठ परिचय, फिर हम पाठ का सारांश करेंगे। इस कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीवी आज भी लाहौर को ही वतन मानती हैं और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती हैं। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताते हैं। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन कहते हैं। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली व ढाका से ही जुड़ा है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती हैं कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। पाठ का सारांश। पाठ का आरंभ होता है। कहानी की जो मूल नायिका है सफ़िया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहां एक सिख बीवी को देखकर उन्हें अपनी मां का स्मरण हो आया, क्योंकि सिख बीवी उनकी मां की हमशक्ल थी। सफ़िया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने भी उनके विषय में जानकारी करनी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि सफ़िया मुसलमान हैं, जिनके भाई लाहौर में रहते हैं। यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही हैं। सिख बीवी और साफिया के बीच में परिचय होता है। सिख बीवी ने उन्हें बताया कि उनका वतन भी लाहौर है और वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी वे याद करती हैं। लाहौर की याद में सिख बीवी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से उनसे पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगे। इसके उत्तर में बीबी ने थोड़ी से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो विभाजन के पश्चात वो हिंदुस्तान आ गई हैं और सफ़िया जो है लाहौर जा रही हैं, तो सिख बीबी लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट करती हैं। अब सफ़िया सिख बीवी से विदा लेती हैं और लाहौर के लिए रवाना हो जाती हैं। लाहौर में वो 15 दिन रुकती हैं और वहाँ पे लाहौर में उनके भाई रहते हैं। वहाँ उनकी खूब खातिरदारी होती है। इतना प्यार मिला कि उन्हें पता ही नहीं चला कैसे 15 दिन बीत गए। उनके मित्र, शुभचिंतक और संबंधियों ने उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। उसने सिख बीवी के लिए भी एक सेर होता है 1 किलो में थोड़ा सा कम, लाहौरी नमक ले लिया था और सामान की पैकिंग कर रहे थे। जब पाकिस्तान से भारत आने की वो तैयारी कर रही थी तो उनके मन में ये ख्याल आ रहा था कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। अतः साफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की, जो एक बड़ा पुलिस अफसर था वहाँ पे।
उन्होंने पूछा अपने भाई से कि वो ठीक ठीक राय देंगे, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या क्यों भैया हम यहाँ से नमक ले जा सकते हैं। तो उनका भाई हैरान होकर बोला, नमक नमक तो आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगे, आप लोगों के हिस्से में तो बहुत ज़्यादा नमक आया है। सफ़िया झुँझला जाती हैं, कहती हैं मैं हिस्से बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई के कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनकी माँ को मरे बहुत दिन हो गया था, तो यहाँ माँ के यह जिक्र क्यों कर रही हैं। ज़रा नरमी से और समझाने के अंदाज में वो बोले, देखिए बाजी, बाजी का अर्थ होता है बहन, बड़ी बहन, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है, मैं कोई चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। तो उनके भाई कहते हैं, भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे, कानून भी कोई चीज़ होती है। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। उनका भाई कहता है, हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनकी तो अपनी ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है। सफ़िया कहती है, अरे बाबा तो मैं उन्हें कब मना कर रही हूँ, वे ड्यूटी करें, एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं ले जा रही हूँ मैं, ना कोई ब्लैक मार्केट का माल ले जा रही हूँ। उनके भाई उनके ऊपर खींच जाते, कहते अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी। अदीब का अर्थ होता है साहित्यकार, लेखिका, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले जा नहीं पाएंगे, बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं। सफ़िया ने भी गुस्सा में जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। और इस तरह दोनों भाई बहन में बहस होती है, और वो गुस्से से उनके भाई चले जाते हैं। सफ़िया को भी गुस्से से आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन फिर वो अपने सामान की पैकिंग करने लगती हैं और नमक ले जाने की योजना बनाती हैं। सफ़िया रात में ही अपना सामान पैक करती हैं, सामान सूटकेस और बिस्तर बंद सब कुछ उन्होंने समेट लिया। शेष रह गई कीनू। कीनू एक फल होता है जो संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया है। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक और संतरे के ही कलर का होता है। संतरा थोड़ा खट्टा मीठा होता है और कीनू जो होता है एकदम मीठा होता है और दिखता संतरे की तरह ही है। तो उनको वहाँ से किसी ने कीनू जो है भेंट किया था, तो कीनू की एक टोकरी और नमक की पुड़िया बच गई थी। सफ़िया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी के नीचे छिपा दी। उसने लाहौर से आते समय देखा था कि भारत से जाने वाले केला ले जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले कीनू ला रहे थे, और कस्टम वालों इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे। तो उन्हें इस बात का विश्वास था कि इस प्रकार नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। अतः नमक को कीनू की टोकरी में वो छिपा देती हैं और सामान पैक करके सो जाती हैं। लेकिन जब वो सोती हैं तो उन्हें तरह तरह के रात में सपने आते हैं। वो क्या देखती हैं, लाहौर के घर का सौंदर्य दिखाई देता है उन्हें, यहाँ के परिवेश, भाई मित्र और संबंधियों के संबंध में स्वप्न देख रही हैं। भतीजियों की भोली भोली बात याद आ रही है। कल चले जाने और फिर कब आने या कभी न आ पाने की चिंता भी स्वप्न में है। सिख बीवी और उसकी आंखों से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सभी कुछ उन्हें स्वप्न में दिखाई दे रहा है। अचानक उनकी आंख खुल जाती है, क्योंकि नींद में उनका पैर कीनू की टोकरी पर जा पड़ता है, जिनको देते समय उनके दोस्त ने उनसे कहा था कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अब साफिया की नींद खुल जाती है और फिर वो निकलती हैं। ट्रेन का सफ़र उनके शुरू होता है। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी साफिया सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती हैं कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उनका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो साफिया को भी थोड़ा सा डर लगा, हल्का सा कंपन हुआ।
परंतु उसने तय किया कि प्रेम का सौगात चोरी से नहीं ले जाएंगे। अतः कीनू की टोकरी से नमक की पुड़िया निकालकर तुरंत अपने बैग में रख लेती हैं। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। समस्या से पहले सफिया ने पूछ लिया था, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया था। इसी आधार पर सफिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकाल कर मेज पर रख दी। सफिया ने सारी कहानी सुना दी, यानी सिख बीवी और उनके बीच जो भी बात हुई थी वो सारी कहानी वो उनको बता देती हैं। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब सफिया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को, सिख बीवी के लिए, खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही थी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर गई, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। सफिया सोच रही थी कि एक जबान है सबकी, एक सी सूरतें हैं, एक सा लिबास है, एक सा लबो लहजा है यानी बोलने का तरीका, और एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें हैं। अब वो अमृतसर पहुंच जाती हैं और अमृतसर में जब वो कस्टम वालों के सामने उपस्थित होती, उनका सामान गुजरता है, वहाँ की स्थिति का वर्णन है। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का भी सारा सामान देखा जा चुका था। सफिया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। यहाँ पर भी उन्होंने एकदम सच्चाई ईमानदारी से बता दिया कि वो नमक क्यों ले जा रही हैं। अधिकारी ने सफिया की बात गौर से सुनी और सफिया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए सफिया से कहा, इधर आइए जरा। अधिकारी सफिया को प्लेटफार्म के कमरे में ले गए, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई और फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था, शम्सुल इस सलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफिया के पूछने पर सुनील दास गुप्त ने बड़े गर्व से कहा, मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे यह किताब दी थी। सुनील दास ढाका की याद में खो गए और कहने लगे, वैसे तो डाब कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। और पुड़िया सफिया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगे। पीछे पीछे सफिया चली। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल के सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम है इस तरफ या उस तरफ। भारत लौटने पर अमृतसर स्टेशन के पुल पर चलती हुई सफिया सोच रही हैं कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का वतन कस्टम के इस पार दिल्ली है और सुनील दास गुप्त का वतन कस्टम के उस पार ढाका है। राजनीतिक दृष्टि से इनके वतन क्रमशः पाकिस्तान व भारत हैं। हृदय कहीं है और शरीर कहीं और है। अतः यह निर्धारित करना कठिन है कि किसका वतन कहाँ है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए 3 कारणों से मना किया। पहला कारण तो उन्होंने कहा कि नमक का आप क्या करेंगे, भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। और तीसरा, यदि नमक ले जाते समय कस्टम अधिकारी सामान का जांच किए और कस्टम अधिकारी नमक पाए जाने पर आपके सामान की चिंदी चिंदी कर डालेंगे और पकड़े जाने पर अपमान भी होगा। दूसरा प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह उसे चोरी छिपे ले जाए या फिर कस्टम अधिकारियों को दिखा कर ले जाएं। पहले तो वह किनुओं की टोकरी में नमक छिपा कर रख देती हैं,
परंतु जांच के दौरान उसने अचानक फैसला किया कि मोहब्बत का यह उपहार चोरी से नहीं ले जाएगी, कस्टम अधिकारी को सही जानकारी देकर ले जाएगी, और उसने ऐसा ही किया। प्रश्न 3 है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी सिर झुकाए इसलिए खड़े थे क्योंकि कस्टम अधिकारी मानवता से परिपूर्ण थे। वे सफिया की भावनाओं से भी अभिभूत थे। उन्हें लगा कि देश की बनावटी सीमाओं के पार लोगों के दिल आपस में कितने मिलते हैं। उनके दिल अभी भी जुड़े हुए हैं, भले ही वो अलग अलग देशों में बट गए हैं। प्रश्न 4 है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? ये उद्गार यह व्यक्त करते हैं, ये कथन कि यह इस सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करते हैं कि देश की सीमाएं मनुष्य के मनों को विभाजित नहीं कर सकती। मनुष्य का अपनी जन्मभूमि से अटूट लगाव रहता है। दिल्ली में जन्मा कस्टम अधिकारी, ढाका में जन्मा सुनील दास गुप्त और लाहौर में जन्मी भारतीय सिख बीबी अपने जन्म स्थान को कैसे भूल सकते हैं? वे भले अलग अलग रहते हैं लेकिन उनका अपने जन्म स्थान से अटूट लगाव है। विभाजन की त्रासदी ने उन्हें अपनी जन्मभूमि से अलग अवश्य कर दिया है, परंतु वे अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल पाई हैं। प्रश्न 5, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ये ट्विस्ट करके आ सकता है कि सफिया की चारित्रिक विशेषताएं बताइए या चारित्रिक विशेषताएं क्या है। तो सफिया की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। सफिया सर्वधर्म प्रेमी हैं, दृढ़ संकल्प, स्पष्टवादी और साहसी महिला हैं। वह सिख बीबी की अंतर्मन की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने भाई से भी बहस करती हैं तथा यह भी तय किया कि प्रेम की इस भेंट को वह चोरी से नहीं ले जाएंगे। कस्टम अधिकारी को अपनी भावना समझाकर, दिखाकर, जताकर ले जाएंगे। इससे पता चलता है कि उनके मन में प्रेम की पवित्रता का विश्वास मौजूद है, प्रेम की भावना मौजूद है, ईमानदारी मौजूद है। सफिया के मन में द्वंद्व इस बात का है कि कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो क्या वह खाली हाथ जाएंगे? वह यह भी सोचती हैं कि वह अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, इसके लिए उन्हें चोरी भी करनी पड़े तो करेंगे। अतः वह चोरी से नमक ले जाने की युक्ति अपनाती हैं। परंतु कस्टम की जांच के समय आते ही सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वह नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी के सामने रख देती हैं। इस प्रकार उनकी पवित्र भावनाएं जीत जाती हैं और वह नमक की पुड़िया दिखा के, जता के, बता के ले जाती हैं। प्रश्न 6 है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों, उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। ये प्रश्न का उत्तर तो वैसे आपको लिखना है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि यह एक कड़वी सच्चाई है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच दी जाए उससे जनता नहीं बढ़ती है, जमीन अवश्य बढ़ जाती है, किंतु जनता का जो लगाव है वो उसके मूल स्थान या जन्म स्थान से बना रहता है। और इस कहानी का यही संदेश भी है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी तथा भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः दिल्ली व ढाका को आज भी अपना वतन मानते हैं। भारतीय सिख बीबी लाहौर को अपना वतन बताती हैं। तीनों को अपने वतन से लगाव है। सिख बीबी लाहौर का नमक चाहती हैं, भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका के नारियल पानी को लाजवाब बताते हैं, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम करते हैं। उन्हें विश्वास है कि एक दिन हम फिर पहले जैसे ही हो जाएंगे। प्रश्न 7, नमक कहानी में भारत व पाक के जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, यह आप कैसे कह सकते हैं? नमक कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट है कि आरोपित भेदभाव के बीच लोगों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। क्यों?
क्योंकि जब सफिया अपने भाई से नमक ले जाने की बात करती हैं तो भाई का उत्तर उसे गहरी सोच में डाल देता है। इस आरोपित भेदभाव के बीच विपरीत सिख बीबी सफिया कस्टम अधिकारी के व्यवहार में जो स्नेह एवं सम्मान है, इससे यह स्पष्ट होता है कि जनता इस भेदभाव को नहीं मानती। ढाका, दिल्ली या फिर लाहौर हो, सब नाम से अलग हो सकते हैं, परंतु वहाँ रहने वाले लोगों के दिल नहीं बांटे जा सकते। पाठ के आसपास का प्रश्न है, पाठ से ही ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया, हेडिंग भी है आपके बुक में। और इसका पहला क्वेश्चन है, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? तो ये सफिया कहती हैं, तो वो क्यों कहती हैं? सफिया अपने भाई पुलिस ऑफिसर से कहती हैं कि प्रेम, संकोच, आदमियत, शालीनता आदि ऐसे भाव हैं जो इनके सम्मुख हुकूमत के कानूनों में ढील दे देनी चाहिए। वह कहती हैं कि एक सिर नमक ले जाना मैं कोई स्मगलिंग या ब्लैक मार्केट का कार्य नहीं है, यह ऐसी सौगात है जो हृदय के लगाव को व्यक्त करती है। यहीं से दूसरा प्रश्न है, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। सफिया अपने पुलिस ऑफिसर भाई से बात करते समय भावुक थीं, किंतु उसके द्वारा नमक ले जाना गैर कानूनी बताने के बाद उसने बुद्धि से काम करने का निर्णय लिया, क्योंकि सफिया ने यह निश्चित कर लिया था कि वह नमक ले जाएंगे सिख बीबी के लिए। तब उन्होंने भावना को दबाकर बुद्धि के मार्ग खोजने का निर्णय लिया। भावना से जब काम न चले तो बुद्धि से काम लेना चाहिए, और सफिया ने भी वही किया। भाई के मना करने के बाद उन्होंने बुद्धि का सहारा लिया कि नमक की पुड़िया कीनू की टोकरियों के बीच उन्होंने दबा करके छिपा करके रख दिया। तीसरा प्रश्न है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सफिया से कहता है कि मोहब्बत के सामने कस्टम वाले भी लाचार हैं। इसका अभिप्राय है कि प्रेम या लगाव के सम्मुख कस्टम के कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। मोहब्बत कस्टम के कानून को धत्ता बताकर आसानी से आगे बढ़ जाती है। सफिया इसी आधार पर नमक ले आई। प्रश्न 4 है, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानते हुए वहाँ की ज़मीन और वहाँ के पानी की प्रशंसा करते हैं। इसका कारण यह है कि अपना जन्म स्थान सभी को प्यारा लगता है। तभी तो कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। और आपके पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न है, समझाइए तो जरा। समझाइए तो जरा का अर्थ है कि जो लाइन दी गई है वो किस समय आई है, ये आपको बताना है। तो फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? तो सिख बीबी को लाहौर याद आ रहा है, क्योंकि उसका वतन तो लाहौर है। लाहौर की याद में वह इतनी भावुक हो उठी कि उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके सफ़ेद मलमल के दुपट्टे पर टपक पड़े, जिसको लेखिका ने बड़ा सुंदर सी पंक्ति में सजोया है कि फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? जब भारत लौटने पर अमृतसर स्टेशन के पुल पर चलती हुई सफिया सोच रही हैं कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का वतन कस्टम के इस पार दिल्ली है और सुनील दास गुप्त का वतन कस्टम के उस पार ढाका है। राजनीतिक दृष्टि से इनके वतन क्रमशः पाकिस्तान व भारत हैं। हृदय कहीं है और शरीर कहीं है, अतः यह निर्धारित करना कठिन है कि किसका वतन कहाँ है। यह पाठ पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है, और भारत पाकिस्तान पर आधारित कई फिल्में बन चुकी हैं। इनमें प्रमुख फिल्म हैं 1947 अर्थ, मम्मो, ट्रेन टू पाकिस्तान, गदर, खामोश पानी, हीना, वीर जारा। आप इन फिल्मों को देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इन फिल्मों को देखिए, समझिए और अपने पाठ से उसकी तुलना कीजिए कि किस तरह से इसमें मार्मिक दृश्य भारत
पाकिस्तान के बंटवारे को व्यक्त किया गया है, तब आप पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस कहानी में अपने वतन के प्रति जो भाव व्यक्त हुआ है वह किस प्रकार व्यक्त हुआ है, इसका मूल संदेश है। इस कहानी में 3 पात्र हैं और तीनों विस्थापित हैं, तीनों अपनी जन्मभूमि से बिछड़े हुए हैं, तीनों के मन में अपनी ज़मीन के प्रति, अपने वतन के प्रति असीम लगाव है, तीनों गहरी सांस लेकर अपने देश को याद करते हैं। सिख बीवी अमृतसर में रह रही हैं, वह रह रह कर कहती हैं कि हमारा लाहौर पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली में जन्मा और पाकिस्तान का निवासी है। वह सफिया से कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। सुनील दास गुप्त ढाका में पैदा हुए हैं, वह कहते हैं वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ डाब की क्या बात, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। यानी सबको अपनी अपनी जन्मभूमि से लगाव है। उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।